चलिए आज शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा लगने वाला, बहुत सारे फैक्ट के साथ। जेआईबी में तो इसमें 2 या 3 मार्क्स का पूछ सकता है, और सीआईबी में जो फैक्ट हैं उनको केस स्टडी के फॉर्म में पूछता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका फास्ट पेपर यानी एबीएम, बीएफएम और रिटेल तीनों में पूछ लेता है। और इसके पिछले से पिछले बार में 5 मार्क्स की केस स्टडी आई थी और वो प्रायोरिटी सेक्टर पे बेस्ड थी। तो कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ करेंगे, लेकिन जो उसका एएनबीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है जो सीआईबी में पर्टिकुलर होता है वो सीआईबी के साथ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक तो आप लोगों ने जो भी प्रायोरिटी सेक्टर जेआईबी वालों ने पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ इसमें चेंजेस आए हुए हैं, तो वो चेंज आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर की, तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें डिपॉजिट और एडवांस दो मेन बिजनेस होते हैं। और इसमें जो टारगेट दिया हुआ है वो टारगेट दिया हुआ लैंडिंग का, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर का डिपॉजिट से कोई कंसर्न नहीं है। लास्ट लेक्चर हमने एडवांसेस का लिया था जिसमें बेसिक सेगमेंटेशन कराया था। आज वो सेगमेंटेशन आपका बहुत यूजफुल रहेगा इस चैप्टर के कंसर्न में। क्यों? क्योंकि बार बार हम उन सेक्टर्स की बात करेंगे, उन सेगमेंट की बात करेंगे जिसमें टारगेट्स होते हैं। ठीक है, तो 4 हमने पढ़ा था सेगमेंट है, हर सेगमेंट के अलग अलग टारगेट यहाँ पर दिए गए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वहां सब लोग कोशिश करी गई है गवर्नमेंट ने कि ये जो प्रायोरिटी के सेक्टर्स हैं इन पर काफी ध्यान दिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से हो या कोई इंसेंटिव की फॉर्म में हो या आरबीआई के रेगुलेशंस में कंपल्सन्स हो। इस तरह से करके टोटल गवर्नमेंट अपनी जो जो जितनी प्लानिंग्स होती हैं उन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट करती है, और इस टारगेट को सप्लाई किया जाता है हमें आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इसके सारे डायरेक्शन देता है, और आरबीआई जो डायरेक्शन देता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ ना कुछ प्लानिंग का पार्ट रहता है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमें एग्रीकल्चर पे अच्छा काम करना है, तो वो उसके टारगेट को कम ज्यादा अकॉर्डिंगली करती है, जितनी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से करती है। ठीक है, और इसमें क्या है, पेनल्टी भी है। और ये पेनल्टी फाइनेंशियल पेनल्टी ना हो करके, अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो उतना आपको जो भी आपके पास डिपॉजिट है उसमें से वो पैसा कहीं पर उससे कंसर्न जिस सेक्टर का आप डेवलपमेंट के लिए टारगेट रखे हुए हैं उस सेक्टर को कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि जो भी हमारे पास डिपॉजिट होता है, तो डिपॉजिट के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। रिजर्व्स में हमारे सीआरआर और एसएलआर हो गया। ठीक है, और रिजर्व्स के बाद हम जो होता है फंडिंग, उसको हम एडवांस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं और या कैश के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, एडवांसेस में ये जो पार्ट है लैंडिंग वाला, कुछ हमें टारगेट करने पड़ते हैं और कुछ के लिए हम ओपन होते हैं। अगर हम टारगेट पूरा नहीं करते तो हमको ये जो टारगेट जितना नहीं कर पाए उस टारगेट अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है जिस सेक्टर का आपने डेफिसिट गोल अचीव किया है। डेफिसिट गोल है जिसका आपका, यानी आपने नॉट अचीव किया है या लेस अचीव किया है, तो जिस सेक्टर का आप अचीव नहीं करेंगे उस सेक्टर स्पेसिफिक में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो एग्री हो, चाहे आपका एमएसएमई हो या कोई भी अदर सेक्टर हो। तो एक बात तो ये बहुत क्लियर आपको हो जानी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, जब भी तैयारी करते हो तो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि एग्रीकल्चर में टारगेट बताओ, याद कर ले आते हैं, और जरा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होके आता है तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैंने पूरा आपको आपकी बैंकिंग के डिपॉजिट को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, और अगर प्रायोरिटी सेक्टर का रोल है
तो वो उसका टारगेट पूरा करना होता है, और अगर आप नहीं टारगेट पूरा करेंगे तो उसको आपको एज ए इन्वेस्टमेंट उनके रिलेटेड सेक्टर में पूरा करना पड़ता है। ठीक है, इनके नेम वगैरह हम आगे चल के देखेंगे। ठीक, टारगेट पूरा करने के लिए जैसे अभी हमने बताया कि डिपॉजिट, तो डिपॉजिट को कैसे डिफाइन किया गया इसको थोड़ा सुन लीजिएगा। बेसिकली किसी भी बैंक की बैलेंस शीट का डिपॉजिट को हम बोलते हैं डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। यहां पर ये बोला गया है कि जो भी आपकी डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी है यानी डिपॉजिट्स हैं, उन डिपॉजिट्स में कुछ डिपॉजिट्स आपके ऐसे होते हैं जिसको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और इस जो भी आपका टारगेट होता है उस टारगेट से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो डिपॉजिट के टारगेट हमने बताए एनडीटीएल से आपके सारे टारगेट डिसाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एडवांसेस की बात करते हैं तो एडवांसेस में बोलता है क्रेडिट। एडवांसेस में क्या बोलता है? क्रेडिट। अब क्रेडिट कैसे? सपोज कीजिए आपने जो भी एडवांसेस किए हुए, अब एडवांसेस में क्या है? ये पूरा एडवांसेस है। जैसे हमने अभी आपको यहां बताया डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी और एनडीटीएल बताया, उसी तरह से एडवांसेस का भी जो सर्किल है, जो साइज है, वो थोड़ा सा कम होता है। क्या? टोटल एडवांसेस जितने भी हैं आपके, उसमें से भी कुछ माइनस कर दे। तो टोटल जो एडवांसेस हैं उसको तो हम बोलते हैं बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट यानी बैंक ने जितने भी बैंक क्रेडिट, उसमें से कुछ ऐसे एडवांसेस होते हैं जिसको आप माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम बोलते हैं एएनबीसी। जीआईबी में तो कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछता है, और सीआईबी में इसका पूरा न्यूमेरिकल है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब एडजस्टेड का मतलब ये हुआ कि ये फिगर बना रखी है हमने माइनस की, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं हम आगे देखेंगे। और जो एएनबीसी होता है पूरा, उस एएनबीसी का आपको पर्टिकुलर एरिया, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्कीम्स में करना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब आपको एडवांसेस करना फ्री कर दिया, उस एडवांसेस में से कुछ एडवांसेस को अगर हटा दिया जाए, जो रिमेनिंग एडवांस होता है उसका पाई चार्ट फिक्स है। उसका पाई चार्ट क्या है? फिक्स है। अगर हम एक ब्रॉडली उसमें देखें तो यहां अब हम हर बार बोलेंगे ए एन बी सी। अब यहाँ पे एक नई टर्म और शुरू हो गई है कि कुछ ऐसे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कुछ ऑन बैलेंस शीट आइटम होते हैं, कुछ ऑफ बैलेंस शीट। ये सारे आइटम जो हैं ये ऑन बैलेंस शीट आइटम है, ऑन बैलेंस शीट आइटम है। तो हो सकता है कोई बैंक क्या है, ऑन बैलेंस शीट ना करके सिर्फ क्या करे, ऑफ बैलेंस शीट कर ले। तो क्या ऑफ बैलेंस शीट आइटम पे उसको टारगेट पूरा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ऑन बैलेंस शीट हो या ऑफ बैलेंस शीट हो, इनको मिक्स करके आपको टारगेट अपना पूरा करना होता है। ठीक है, और मेजरली बात करें तो एक मेजर स्लाइस होती है आपको टोटल जो टारगेट है, दैट इज 40%। अब आउट ऑफ दिस टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कुछ सब टारगेट है। सब टारगेट में क्या है? एग्री का है, ऐसे ही माइक्रो एंड स्मॉल का है। ठीक है, ऐसे ही वीकर सेक्शन का है। ठीक, और ये जो टारगेट है, अगर एग्री की बात करें, एग्री में फिर बाइफर्केशन है। क्या बाइफर्केशन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का है। ठीक है,
तो ये इस तरह का थोड़ा स्केलेटन बनेगा। अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे, कितने परसेंट क्या चीजें, फैक्ट की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलिटी आपको क्लियर कर दें कि किस तरह ये काम करता है फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। और इसके लिए जो है, जिन लोगों ने भी पहले ये सब पढ़ा था, अभी क्या है हाल, रिसेंटली कुछ इसमें चेंजेज आए हैं, और वो चेंजेस जो आए हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के सितंबर से आए हैं। ठीक है, तो उन नए वाले जो सर्कुलर के हिसाब से जो भी हमारे चेंजेस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे आज। अभय कुमार सिंह जी ने पूछा हुआ, बिल्कुल उसमें ज्यादा है, उसमें जो है 75% हो गया है। तो आज ये सर्कुलर हमारा जो हम खोल रहे हैं, मास्टर सर्कुलर से बात करेंगे हम लोग, जो है मतलब बिल्कुल रटने की तरह काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा जो फैक्ट, बिल्कुल रियल फैक्ट जिसमें कहीं कोई डाउट ना हो, आरबीआई के सर्कुलर से चीजें हम उठाएंगे, तो उस तरह से करेंगे। ठीक है, मैं माइक खोल रहा हूँ, जो कुछ पूछना चाह रहे हैं वो पूछ सकते हैं। जो आपने वो एडवांस और उसमें एनबीएफसी का जो गोल बना है ना, उसको थोड़ा एनबीएफसी कम क्यों होता है, वो थोड़ा सा समझा दीजिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी समझाते हैं। और किसी के मन में भी ये सवाल होगा तो वो भी सुन लीजिएगा। हमने बनाया था ये सर्कल, हाँ सर, हमने ये बताया था कि एडवांसेस जो है, एडवांसेस जो भी आपके वहां दिखाई दे रहा आपकी बैलेंस शीट में से, उसमें कुछ ऐसा एडवांस होता है जिसको हम ये मानते हैं कि एडवांसेस है ही नहीं, या हम ये मानते हैं कि बैंक ने ये एडवांस अपने कोर बिजनेस के लिए नहीं किया, उसकी कोई मजबूरी थी या कोई और रीजन था। तो उसमें से वो अमाउंट हटा करके एक ऐसी फिगर ट्रेड क्रिएट की जाती है जिससे आपका टारगेट कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और जो ये वाला सर्किल आपको दिख रहा है, इस सर्किल से कंफ्यूज नहीं होना। इस सर्किल का पर्पज है आपका CRR और SLR मेंटेन करना। ठीक है, जिससे आप अपना लोनेबल फंड निकाल सकते हैं, और लोनेबल फंड से आप वो लोन लोन करते हैं, और जब लोन कर देते हैं तब ये सीन आता है सामने आपके, और प्रायोरिटी सेक्टर इसी वाले सर्कल से डील होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक बाकी यू जब सर। ANBC पे बात करेंगे, उसकी आइटम पे बात करेंगे, ये जो हम सर्कुलर देख रहे हैं इसी में आएंगे वो आइटम, वहां पे थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके बॉस, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, तो पहली बात तो मास्टर सर्कुलर है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो टारगेट एंड क्लासिफिकेशन, कि हमारे टारगेट क्या है, और क्लासिफिकेशन किस किस चीज को हम कैसा कैसा बोलेंगे। तो पहले तो जो है कॉमर्शियल बैंक का जो है 2015 में, और 2000 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका 2018 में रिवाइज हुआ था। लेकिन अभी ये जो कोरोना वगैरह की जो सिचुएशन आई, उन सब के लिए अलग हो गया। तो उसमें क्या है, विद एन ऑब्जेक्टिव टू हार्मोनाइज वेरियस इंस्ट्रक्शन इश्यूड टू कॉमर्शियल बैंक, ये आपके बैंक प्रमोशन का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर में चेंजेस क्यों आए। टू हार्मोनाइज वेरियस इंस्ट्रक्शंस इश्यूड टू कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRBs, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक। तो इन सबको एक अलाइन करने के लिए, इनकी गाइडलाइन को अलाइन करने के लिए ये जो सर्कुलर आया है उसमें आया। ठीक है, द रिवाइज गाइडलाइन ऑल्सो एम टू एनकरेज एंड सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली लैंडिंग पॉलिसीज। अभी ये इसका एक बहुत मेन क्रक्स आया है, जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर में है, ये बहुत मेन क्रक्स आया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल का मतलब ऐसे डेवलपमेंट जो लंबे समय तक चले। आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें जो है सपोज कीजिए पटाखे बनाने का बिजनेस किया आपने, और खूब पैसा कमा लिया, लेकिन क्या वो उससे एनवायरमेंटल लॉस हो गया, या आने वाले फ्यूचर में उसका स्कोप खत्म हो गया, तो वो एम्प्लॉयमेंट जो होंगे, जितने एम्प्लॉय होंगे क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ऐसे गोल क्रिएट करना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शो करते हैं। दिस रिव्यू ऑल्सो टुक इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन मेड बाय एक्सपर्ट कमेटी ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिनके चेयरमैन UK सिन्हा थे, आपको पता है गवर्नर थे, ये डिप्टी गवर्नर थे, एंड द इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट चेयरमैन MK जैन। तो इनके साथ इनकी कमेटी में ये सब चीजें जो है बहुत रिवाइज करी गई, और इसमें जो भी अच्छी चीजें आनी थी वो लाई गई। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, देखिए पूरे सर्कुलर पे आते हैं
तो सबसे पहले जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो ये 2 सेक्शन आप याद कर लीजिए, 2 में से भी एक सेक्शन बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, वो है सेक्शन कौन सा 35। जो ये सेक्शन 35 है, सेक्शन 35 और ये जो 21 है, ये 2 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पूरे आरबीआई के, जो आरबीआई हमको डायरेक्शंस देता है उनके डायरेक्शंस के हिसाब से, ठीक है। विद 56 ऑफ बीआरए, आप देखिएगा जरा, ये जो अगर पूछा जाए कि प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन कहाँ से कवर होते हैं, तो अगर हम बात करें इससे आरबीआई के, तो आरबीआई के तो सेक्शन है ये 21 और 35 है, लेकिन इसके साथ में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 56 है, वो दोनों मिला करके ये चीजें सब तय की गई हैं और सबको बैंकों को माननी है, ठीक है। अच्छा, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन नहीं है, कमेंसमेंट की बात आती है, तो ये अब इसको 2020 बोला गया है क्योंकि ये सितंबर में आया है। एप्लीकेबिलिटी और इसकी इस सर्कुलर की एप्लीकेबिलिटी देखिए हर बैंक के लिए आ गई। पहले क्या हुआ था, पीछे एक सर्कुलर आया था, वो आर बीच के लिए अलग आया था, फिर क्या हुआ था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग आया था, यह है कंसोलिडेट पूरा, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उसमें थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, क्या है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के 56 में जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डेफिनेशन है वो है। अच्छा, ऑन लैंडिंग का मतलब देख लीजिए इसमें क्या है, मींस लोन सैंक्शन बाय बैंक टू एलिजिबल इंटरमीडियरीज फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग फॉर क्रिएशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एसेट। अब इसमें क्या मतलब हुआ कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोन देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी सेक्टर में लोन बांटते हैं, उनमें बहुत सारी एनबीएफसीज हैं, ठीक है, तो उनकी बात यहाँ पे करी है। कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करी है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम जैसे मैंने बताया था, और जो इसमें लेस देन 20 ब्रांचेज वाला जो क्राइटेरिया वो भी आपको सुनना होगा। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेज, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेज, इनके लिए क्या गाइडलाइंस है, इनके लिए क्या अभी चेंजेज आए हैं, वो सब हमको देखने होंगे इसमें, ठीक है। जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके लिए जो हम बात कर रहे थे ऑफ बैलेंस शीट आइटम वाला क्राइटेरिया का, क्योंकि फॉरेन बैंक्स अधिकतर जो कंटिजेंटी बिजनेस होते हैं ऑफ बैलेंस शीट यानी एलसी और गारंटी वाला ज्यादा काम करते हैं, तो इनके बोला कि जो लेस देन 20 वाली ब्रांचें हैं, कौन सी, लेस देन 20 ब्रांचेज वाले फॉरेन बैंक है, और दूसरे होते हैं मोर देन एंड इक्वल टू 20 ब्रांचेज वाले, और तीसरे हमारे होते हैं डोमेस्टिक बैंक, डोमेस्टिक बैंक। ये जो है 3 कैटेगरी हमारे पास है। तो यहां ये बात कर रहे हैं किसकी, लेस देन 20। कौन बोला, ये जो CEOB है, ये नया वर्ड आया है, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट आइटम एक्सपोजर। अब क्रेडिट इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए उन्होंने 10 करोड़ की एलसी कर रखी है, तो उनकी ऑन बैलेंस शीट में तो आती नहीं, तो वो तो कहेंगे जी हमारे को तो करना ही नहीं है उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं, जो आप ऑफ बैलेंस शीट आइटम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी, उसके क्रेडिट इक्विवेलेंट के अगेंस्ट, यानी उसके इक्वल टू क्रेडिट क्या माना जाएगा, उसके अगेंस्ट भी आपको टारगेट पूरे करने। Extended to borrowers for eligibility priority sector activities for achievement of priority sector target, subject to the condition that CEO be both priority sector and non-priority sector excluding interbank। अब देखो यहाँ पे देखना कि उसने कहा इंटरबैंक एक्सपोजर को एक्सक्लूड करना है। अब जब हम बात कर रहे थे नेट बैंक क्रेडिट की, यानी एक बैंक ने, स्टेट बैंक ने मान लिया केनरा बैंक को 10,000 करोड़ का लोन दे रखा है, तो इंटर बैंक एक्सपोजर है उसको नहीं लेना है, उसके अगेंस्ट में आपको टारगेट पूरे नहीं करने को, ठीक है। शुड बी एडेड टू द ANBC इन द डिनोमिनेटर ऑफ द कंप्यूटर PSL टारगेट। तो बोल रहा है कि जो भी आपके CAOBE है उसको आपको ऐड करना है, क्या छोड़ते हुए, इंटर बैंक एक्सपोजर को छोड़ते हुए। ऑफ बैलेंस शीट इंटरबैंक एक्सपोजर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम, ये अभी ऊपर भी आ गया था वही बात है, ठीक है। द टर्म ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट, अब यहां इसको समझ लिए, इंक्लूसिव इंटरेस्ट से क्या मतलब होता है। इंक्लूसिव इंटरेस्ट से मतलब होता है जो भी आपके लोन्स हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने किसी को लोन दिया,
आपने एक पार्टी को लोन दिया 10,000 करोड़ का, और 6 मंथ में उसमें इंटरेस्ट लग गया 200 करोड़ रुपए, तो इसका जो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 10,200 करोड़ होगा। और आपको 31st ऑफ जो भी ईयर एंडिंग होगा, उस ईयर एंडिंग में इसके अगेंस्ट में भी जो भी टारगेट है वो पूरे करने पड़ेंगे। जो भी टारगेट है, टारगेट के फैक्ट पे भी हम बात करेंगे, यानी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट का। तो जब आप 31st को बैलेंस शीट सबमिट करेंगे, उस दिन जो भी आपका ऑन बैलेंस या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, तो CEOBE और ANBC। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो यहां मिस्टेक मत करिएगा। उसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन लिखा होगा 40% ऑफ ANBC, दूसरा लिखा होगा 40% ऑफ CEOBE, तीसरा ऑप्शन लिखा होगा बोथ ANBC प्लस CEOBE, और चौथा ऑप्शन लिखा होगा और। तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस तरह का अगर आएगा तो वहां मिस नहीं करना है आपको। और इसमें देखते हैं, यहां से कैटेगरी शुरू हुई है। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए जो भी हम आपके इसमें बात करेंगे कि टारगेट कैसे पूरे करने हैं, तो इतने सेक्टर्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स, और इन सबके टारगेट्स हैं। इन इंडिविजुअल्स को पढ़ने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमको ये चीज बहुत आसान से याद हो जाए। तो यहाँ अभी हम स्क्रीन पे हम थे, तो सबसे पहला है जो हमारी प्रायोरिटी है, एग्री की है, आपके माइक्रो स्मॉल की है, आपके एक्सपोर्ट के लिए भी टारगेट है, ठीक है, आपके रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी टारगेट है, आपके एजुकेशन लोन के लिए, आपके लिए हाउसिंग लोन के लिए, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, सब आ गए, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें से वीकर सेक्शन है या कुछ अदर टारगेट है, उनको एक्स्ट्रा में लिया गया, ठीक है। आगे बढ़े। तो इस बार जो ये सर्कुलर है, इतने सेक्टर्स में से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि कौन कौन से सेक्टर हैं, उसमें क्या क्या टारगेट्स हैं। तो एक एक को हम लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करी है इन्होंने ग्रॉस, जो हमारे 4 कैटेगरी अभी हमने बताई थी, यहाँ देखिए स्क्रीन पे देखिए आप। तो इसमें कैटेगरी का जो डिवाइडेशन है, एक तो सबसे पहली बात है कि इस वाले को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, और जो 20 एंड अबव ब्रांचेस वाला फॉरेन बैंक था, उसके सारे टारगेट नॉर्मल बैंकों के इक्वल कर दिए गए, यानी ये इक्वल टू ये। यानी अगर कोई फॉरेन बैंक 20 प्लस ब्रांचेस से, 20 या 20 प्लस, ध्यान रखना, अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा तो उसको भी इंडिया के प्रायोरिटी सेक्टर पे एडवांसिंग करनी पड़ेगी। करनी तो इनको भी पड़ेगी, लेकिन इनको किसी और चीज में करनी पड़ेगी, इनको किसी और चीज में करनी पड़ेगी। RRBs के लिए ये टारगेट बढ़ा दिया गया। अभी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, ये ठीक है। और उसमें भी क्या है, एडवांसेस और COB सब में से विच एवर इज हायर है, जिसका आपका ज्यादा होगा उसके और में से हायर पे आपको उठाना है। ऐसे ही ये लाइन हमेशा लिखी गई है कि पैरा 6 बिलो का मतलब नीचे जो सारे एडवांसेस को कैटेगराइज किया हुआ है, और प्लस ये विच एवर इज हायर। सपोज कीजिए किसी का जो है एडवांसेस उसने 10,000 करोड़ बताया ऑन बैलेंस शीट का, ऑफ बैलेंस शीट का उसने 20,000 करोड़ बताया, तो वो कहता है कि इस पे आपको फिर 40% मेंटेन करना है। क्लियर है बात। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए स्पेसिफिकली 75% का अगेन वो टारगेट रखा गया है। जबकि जो ये लेस देन 20 ब्रांचेस थी, उनके लिए पहले टारगेट जो 15 का सर्कुलर है, उससे हमारा इंक्रीमेंट शुरू हो गया था। 32% से स्टेप बाय स्टेप में उसको शुरू किया गया था, फेजेस में 40 तक लाने के लिए।
तो ये कब होगा, कैसे होगा, इसके फेजेस अभी नीचे देखते हैं हम। इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो हमारा थर्ड कैटेगरी है आरआरबीज के लिए, और वो कैटेगरी क्या है देखिएगा जरा। हाउएवर, लैंडिंग ऑन मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर and renewable energy shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15% of ANBC। तो जब आपको 75% करना है तो उसमें आप ये वाला काम, इतने आइटम का काम केवल 50% करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो यहां सबसे पहले कैटेगरी है हमारी डोमेस्टिक बैंक, और प्लस ब्रांचेज वाले फॉरेन बैंक। सेकंड कैटेगरी में है लेस देन 20 ब्रांच वाले फॉरेन बैंक। यहाँ मेजर कैटेगराइजेशन जो है उसमें मैं पॉइंट नोट कराऊंगा आपको। और थर्ड में हमारा आरआरबी, और फिर है हमारा फोर्थ था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो यहाँ 40 लिख दिया, 40, 75, 75। तो जो आरआरबी का टारगेट होगा, आरआरबी, तो उसकी अपने ANBC इतनी है मान लिया, तो उसमें उसे 75%, जितने लोन्स उसने किए हैं उसका 75% करना है। लेकिन किसी भी कंडीशन में इसका जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात की गई थी, वो किसी भी कंडीशन में 15% और उससे लेस रहेगा। अगर उससे ज्यादा उसने एडवांस किया है तो वो फिर इस कैटेगरी में आ जाएगा, यानी वो टारगेट में नहीं कवर होगा। रिन्यूएबल एनर्जी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में बात कही थी, तो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अपना टारगेट का पूरा करने के लिए आरआरबी जो है सारा काम यही कर दे फिर, तो ये कभी भी इससे ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये बात पॉइंट समझ में आया नहीं आया? समझ गया सर। सर एक बार और बता देते हैं कि जो ये 75% का टारगेट है, 75% का टारगेट पूरा करने के लिए आप इन आइटम्स में मीडियम एंटरप्राइज लिखा, माइक्रो स्मॉल नहीं लिखा। देखो एमएसएमई का जो फॉर्म है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, तो उसने कहा ये वाला जो टुकड़ा है ये प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रिन्यूएबल, इनमें जो भी आपने एडवांसेस किए हुए हैं वो आपके पूरे एडवांसेस के 15% से ज्यादा अगर होंगे तो वो प्रायोरिटी से बाहर माने जाएंगे। यानी 15% तक आप ये कर सकते हैं, बाकी 60% आपको जो कोर है, कोर में क्या रह जाएगा आपका कोर में माइक्रो रह गया, स्मॉल रह गया, एग्री है, पर्सनल सेगमेंट है, पर्सनल सेगमेंट में एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन आ सकते हैं। ठीक, तो अभी जब हमने ये पर्सनल लोन सेगमेंट और उसमें बोला, तो जो हमने पहले बात कही थी सेगमेंटाइजेशन की, तो सेगमेंटाइजेशन में अगर हम इस वाले चार्ट पे बात करें, तो इसमें जब हमने वो पूरा समझ लिया था कि सेगमेंट कैसे होते हैं, तो इसमें हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सा किस सेगमेंट में आता है। जैसे ये तो एग्री सेगमेंट हो गया, ये आपका कौन सा होगा, बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा आपका, एसएमई में आ जाएंगे, और एजुकेशन हाउसिंग लोन किस में आ जाएंगे आपके, ये आपके आ जाएंगे पर्सनल सेगमेंट में आ जाएंगे। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी आपका बिजनेस सेगमेंट में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एग्रीकल्चर भी हो सकता है और बिजनेस भी हो सकता है, एग्री भी हो सकता है और बिजनेस भी हो सकता है। तो ये सेगमेंटाइजेशन का फायदा है। और जो वीकर सेक्शन है वो एग्री का भी हो सकता है, एसएमई का भी हो सकता है, एजुकेशन लोन का भी, पी सेगमेंट सबका हो सकता है।
तो ये जो सेगमेंटाइजेशन है, सेगमेंटाइजेशन के हिसाब से भी क्लियर हो गया कि हमें कौन कौन से टारगेट कितने पूरे करने हैं। सर ये प्रायोरिटी सेक्टर का जो सीरियल नंबर है वो प्रायोरिटी बेसिस पर होता है या रैंडमली लिखे हैं सर? वो सीरियल नंबर जो है वहाँ पे सीरियल नंबर में इसके समझा पिछले नहीं। स्लाइड में सर, जैसे सीरियल, पहले एग्री, उसके ये, उसके बाद ये। अच्छा ये नहीं नहीं, वो ये तो टारगेट प्रायोरिटी हैं, बेसिस पर है ये या? टारगेट सारे इंडिविजुअली पूरे करने हैं आपने, चाहे आप पहले एग्री करो चाहे कुछ करो, लेकिन ओवरऑल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा ना आपका, तो उस दिन जो है आपके पूरे एडवांसेस का उतना पार्ट आपने उस सेगमेंट में करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में किसमें कौन कौन से लोन आते हैं एडवांसेस? अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन आते हैं, जैसे आपके गांव में कोई बारात घर बन रहा है, यानी जो बैंकेट हॉल बनते हैं, स्कूल्स हैं, टॉयलेट्स हैं, ठीक है, ब्रिजेस हैं, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सोसाइटी के काम आते हैं। ठीक है, ओके। और रिन्यूएबल एनर्जी में आपका जो सोलर वाला सिस्टम सारा चल रहा है। ठीक, अच्छा इधर जो 40% आपको करना है ऐसी जो 20 से या कम 20 से कम ब्रांचेज हैं फॉरेन बैंक वाले, तो उसमें 40% बोला, उसमें कहा अप टू 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लैंडिंग टू एक्सपोर्ट, यानी वो लोग जो उनका क्राइटेरिया बनेगा फॉरेन बैंक वालों का, वो 32% तक तो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, और वो कह सकते हैं साहब हमने इतना टारगेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इनका, वो जैसे मैंने आरआरबी का बनाया था ऐसी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। करना इनको भी क्या है, अगेन 40% करना है, लेकिन इस 40% में ये 30% जो टारगेट है अपना एक्सपोर्ट लोन से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्रांचेस खुली हुई हैं अधिकतर बाहर के क्लाइंट्स से जुड़ी हुई ब्रांचें खुली होती हैं, उनकी ब्रांचें रूरल एरिया में नहीं होती हैं, तो उनके लिए वो 18% वाला क्राइटेरिया नहीं है, तो 32% वो यहां से करेंगे। 8% जितना भी अभी हमने पीछे स्लाइड में बताया है इनमें से कोई भी उठा सकते हैं, 8% यहां से कुछ भी उठा ले, 32% तक वो कर सकते हैं। क्या ये ऐसा नहीं कर सकते कि 40% वो कर दे, लेकिन ऐसा जरूर कर सकते हैं कि 20% एक्सपोर्ट करें और 20% अदर्स कर दें, ऐसा कर सकते हैं। यानी ये जो है मैक्सिमम इतना है, उसके मिनिमम कुछ भी कर सकते। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, एग्रीकल्चर की बात आती है। देखिए एग्रीकल्चर में ये सेगमेंट जो है थोड़ा सा ये बढ़ गया है, पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था उससे थोड़ा आप चेंज करना पड़ेगा आपको, जिन्होंने भी पुराना पढ़ा हुआ है वो चेंज करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर का जो टारगेट है वो ध्यान से सुन लीजिए जरा, क्या है वो कहता है 18%, तो हमने वहां शुरू में लिख तो दिया था 18% एग्रीकल्चर करना है, विच आर आउट ऑफ विच टारगेट ऑफ 10% इज प्रेस्क्राइब टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी ये जो 18 है वो 10 + 8 में टूट जाएगा, और ये 10 जो है मिनिमम है, मिनिमम 10 आपको यहां करना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपका ऐसा हो सकता है 12 + 6 हो जाए, या पूरा पूरा 18 हो जाए, इधर 0 कर दे, यानी स्मॉल मार्जिनल फार्मर को इतना जरूर करना है। ठीक, अब यहाँ पे हैश दिया हुआ है, क्योंकि ये जो 2% का जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है, ये 2% का इंक्रीमेंट रातों रात नहीं करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या आपको टाइम दिया हुआ। इस चार्ट को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये आप लोगों के लिए। ये जो 8% है अभी जो हमारा इस ईयर चल रहा है, ये 31 तक तो हम यहाँ छुटकारा पालेंगे, 8 कर लो, क्योंकि पुराना रूल 8 का था, लेकिन हर बार इसमें इंक्रीमेंट है, तो अगले साल पूरा पूरा कितना करना है आपको 1%, उसके बाद +5 मतलब 0.5 पूरे, तो आप 10 तक। तो ये क्वेश्चन आएगा कब पूरे होंगे, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से दीजिएगा आंसर। अगर आपसे 31 मार्च पूछेगा तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, हाँ, नेक्स्ट से 1 ईयर 0.5 0.5, ठीक है, तो तीनों में ये हो रहेगा,
क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और है कि उन्होंने कहा कि ये स्टार लगा दिया और बोला कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्यों है बेटा? उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी ज्यादा ब्रांचें अर्बन में होती है, तो उनके लिए टारगेट 8% वाला पुराना वाला ही। ठीक हो गया। साथ साथ इसके ये अभी इसी यहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीकर सेक्शन जो है 10% है, लेकिन उसको 1.5 करके इंक्रीज करके 12 लाना है। तो इसको मैं वो आपके पीपीटी वाले में भी समझा देता हूं कि अभी जो टारगेट है वो 8 और 10 का है। एग्री में ओवरऑल 18 है, जिसमें से आपको इस ईयर मीन्स 31st 21 तक तो 8% करना है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में। और अगर हम बात करें वीकर सेक्शन की, तो वीकर सेक्शन जो है अभी करना है हमको 10% करना है, चाहे वो एनी सेगमेंट में हो, किसी भी बिजनेस सेगमेंट से हो। लेकिन वीकर सेक्शन, जो लोग भी वीकर सेक्शन में आगे हम बात करेंगे, उन लोगों को 10% करना था। अब उसका इंक्रीमेंट कैसे हुआ है, 11 करना है 2021-22 में, और फिर ये फिर 0.5 बढ़ जाएगा 23 में, और फिर 0.5 बढ़ जाएगा, यानी 12 हो जाएगा 24 तक। और इसमें भी ऐसे ही है, ये इसमें ओवरऑल 18 नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा, सिर्फ आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट ये हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 9.5, और फिर हो जाएगा 10। कब, 22, 23, 24। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब आरआरबी वाले कहेंगे साहब हमें तो एकदम से 75% बोल दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको भी एकदम से नहीं करना है, आपको पहला इंक्रीमेंट यहां देना है 5% का, फिर 5% का, फिर 10 का, और 15 का। तो अभी इनके में अभी से 5% का इंक्रीमेंट आ गया, यानी इस बार आरआरबी की अगर टारगेट की बात करेंगे तो इस बार जो टारगेट होगा आरआरबी के लिए वो 40 नहीं 45 होगा। तो यहां समझ लेते हैं इसको, हम आरआरबी का भी सर्कल बना लेते हैं, आरआरबी। तो आरआरबी को अभी तो 40 था, कब, 31st 3/20 तक, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे 40 से उनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, पहले उसमें कितना गया 5%, फिर कितना किया दूसरा वाला बताइए, सर 5%। 5 फिर 5% है, फिर कितना है 10%, 5%। और फिर कितना है 15%। 50%. तो इनका तो स्टार्ट हो गया 21 से ही, 2021 से ही स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया 2022, 23 और 24। तो इनका 5 सेगमेंट में हुआ है कि ये इमीडिएटली इसी बार से लागू हो गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात बिल्कुल। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इनका 3 फेजेस में है, और इनका कितने फेजेस में, 4 फेजेस में, इसीलिए वो इस साल शुरू हो रहा है, लेकिन एंड सबका जो है 2024 में ही हो रहा है। तो ये जो नए टारगेट हैं, जो भी सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इस तरह से चेंज हो गई हैं। ठीक, और माइक्रो वाला वही है बिल्कुल। अभी देखिए माइक्रो वाला जो टारगेट था 7.5% वाला, वो बस ये हर समय ये 2 वर्ड ध्यान रखिएगा, विच एवर इज हायर वाला। वी का सेक्शन का ये आ गया, आरआरबीज का ये आ गया है, और हमारा स्मॉल मार्जिनल फार्मर जो कि एग्रीकल्चर का था वो आ गया। ठीक है, अच्छा अभी मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि ये जो अभी हमने थोड़े से 10-15 मिनट में जो टारगेट डिसाइड करे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसमें उनको कोई कुछ न्यू बातें पता लगी, कोई ऐसा डाउट जो आपको पहले था आप कुछ बदल गया है, ऐसा मालूम हुआ कुछ, या सर, सबको ये बिल्कुल क्लियर कट पता था ये बातें? नहीं, इसमें जो लेस देन 20 वाला ब्रांच वाला था ना, इनका भी कुछ पहले वाले सर्कुलर में
जैसे यहाँ ईयर वाइज दे रखा है ना 22, इस तरीके से कुछ साल था, आई फॉरगेट एक्चुअली। मैं कौन बताता सा? हूँ क्या था। वो था हाँ 2015 के सर्कुलर में। कब था वो? हाँ 2015। 2015 के सर्कुलर में था वो। अब हाँ 2015 के सर्कुलर में 2% की इंक्रीमेंट थी उस समय। अच्छा ठीक है, तो वो अभी जब पहुंचेंगे हम जहां पहुंच गए हैं, तो वहां पहुंचते पहुंचते वो उनका 40% ही हो चुका है। हाँ और अभी वो 40। 32% था पहले। हाँ 32% से हटा करके जो 48% उन्हें बढ़ाना है, तो पहले वो हाँ एक्सपोर्ट क्रेडिट करके अपना टारगेट पूरा करते थे। हाँ अब जो है उनके लिए बोला गया है कि आप जो है 8% एक्स्ट्रा करेंगे, और उस एक्स्ट्रा करने में आप जो आपके जो बजट है पूरा, जो टारगेट है आप पूरा, वो 8% में एक्स्ट्रा चीजों पे पूरा करेंगे। मैं वो फाइल दिखाता हूँ आपको, रुको। ये सामने मैंने फाइल खोल दी, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए, सबको दिख रहा है? हाँ सर हाँ तो ये जो है अब, क्योंकि 20 हमारा जा चुका है, अगर हम उसको लास्ट ईयर पढ़ रहे होते तो जरूर पढ़ते। तो यहाँ पर वो 40 तक पहुंच चुके थे, और अभी हमारा चल रहा ईयर कौन सा? 21। 21 चल रहा, तो वो तो 40 चलेगा ना आगे। तो वो ये ओके था, सर। इसलिए हमने उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलो। एक पॉइंट इसमें हमारा मिस हो गया था, वो सुन लीजिएगा, कि जो वीकर सेक्शन का टारगेट है आरबीआई वालों के लिए, वो 15% पहले से था, जो अभी भी 15 रखा हुआ है इन्होंने। ये जो 15% है, पहले 15% था, वो अभी भी रखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि ये जो 12% तक ही आए, अगर सपोज कीजिए वो इसको बढ़ाते, तो डेफिनेटली इसको 15 से फिर अगर वो 15 तक ले आते, तो शायद वो इस वाले को चेंज करते। तो वीकर सेक्शन का टारगेट अगर बात करेंगे आरआरबीज के लिए, वो कितना है? 15%। तो मैं उस वाले स्लाइड पे भी इस चीज को मार्क कर देता हूं। यहाँ पर जो वीकर सेक्शन का जो टारगेट है हमारा, फिर इस आउट ऑफ दिस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि जो वीकर सेक्शन का टारगेट है, मैं यहाँ पे 2 स्लाइस बनाऊंगा। एक तो मैंने यहाँ बना दिया 15%, ठीक है, और मैं एक ग्रीन कलर से बनाता हूं, और ग्रीन कलर से इस तरह बनाता हूं कुछ, और ये साइज भी 15%। ये 1 नंबर स्लाइड है, ये 2 नंबर स्लाइड है। आपको आंसर करना है, क्या 1 नंबर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या इनमें से कोई भी? या बताइए। ये जो 15% का स्लाइस मैंने बनाया, और एक 15% का स्लाइस मैंने ये बनाया, तो 1 नंबर स्लाइस चलेगा, या 2 नंबर स्लाइस चलेगा, या कोई भी चलेगा? 2 नंबर सर। कौन 1 सा? नंबर से कोई भी चलेगा। उसका लॉजिक समझिए जरा बात को। ये सारे सेक्टर्स के लिए, सारे बैंकों के लिए है। आपको बोला गया है 75% प्रायोरिटी सेक्टर करना है। इसने प्रायोरिटी सेक्टर करने में इन 75% में से एक भी वीकर सेक्शन को लोन नहीं दिया, लेकिन इसने 15% लोन अलग से, जो नॉन प्रायोरिटी वाले थे, वो वीकर सेक्शन को दे दिए। वीकर सेक्शन में वुमेन भी आती हैं, SC ST भी आते हैं, ठीक है, और DRI की स्कीम भी आती है इसमें। ये कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर, अब क्लियर हो गया सर। मतलब जो ये क्लियर वीकर है सेक्शन वाली सर, स्लाइस है ना, क्लियर हो गया। इसको हम्म आउट ऑफ प्रायोरिटी में से करना जरूरी नहीं है। हम्म। आप पूरी स्लाइस में से कोई भी अब 15% 100 उठाओ। आप 100% में से उधर भी कर सकते हो, 25% बचा है हाँ, उसमें से भी कर सकते हो बिल्कुल ना। कर सकते हैं। कुल बिल्कुल मिला ठीक। के आपको वीकर सेक्शन, आरआरबी के केस में बता रहे हैं हम ये, आरआरबी को वीकर सेक्शन जो था, वो 15% पहले से ही करना था, वो एज इट इज कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो अदर बैंक है, उनके लिए जो वीकर सेक्शन का जो क्राइटेरिया है, वो ये है। ठीक है, ये जो डोमेस्टिक बैंक जितने भी हैं, उनके लिए पॉइंट और है, या जो मोर देन 20 की मैंने बताया ना, इनको अब एक ही कैटेगरी में ले लिया गया है, डोमेस्टिक बैंक
और जो हमारे 20 ब्रांचों से ज्यादा वाले ब्रांच बैंक हैं, फॉरेन बैंक, वो एक ही कैटेगरी में ट्रीट होते हैं हमेशा, उसके सारे टारगेट कॉमन है। ठीक है, तो उसने बोला है क्या, टू इंश्योर दैट ओवरऑल लैंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट फार्मर, एनसीएफ, एक कॉर्पोरेट फार्मर होते हैं, एक नॉन कॉर्पोरेट। जैसे अभी अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि अभी जो फार्मर बिल्स का पोजीशन हो रहा है, तो उसमें जो रिलायंस कंपनी है या अडानी कंपनी है, वो कॉर्पोरेट फार्मर की तरह आते हैं, यानी एक कंपनी फार्मर, और अदर जो है वो नॉन कॉर्पोरेट है। तो उन्होंने कहा डज नॉट फॉल बिलो द सिस्टम वाइड एवरेज ऑफ लास्ट 3 years अचीवमेंट विच विल बी सेपरेटली नोटिफाइड एवरी ईयर। तो उसने कहा कि आपने 18% क्या कर लिया, आपको बोला हुआ 18% क्या करना है, एग्री करना है, और आपने पूरा पूरा उठाए किसको लोन दे दिया, रिलायंस को, जो कि क्या है, कॉर्पोरेट फार्मर है। तो उसने बोला हुआ है कि नॉन कॉर्पोरेट फार्मर जो है, उनका लास्ट 3 का ईयर का जो एवरेज है, वो कभी भी सिस्टम वाइड से एवरेज से नीचे नहीं जाना है। जैसे पुराना एवरेज अगर हम बात करें कि एनसीएफ को हम देते थे 16% और कॉर्पोरेट फार्मर को देते 2%, तो हमारा 3 साल का एवरेज निकाला, 15-14 हुआ। तो 3 साल का एवरेज ये हुआ, तो उसको 15% जरूर देना है नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को। ठीक है, द एप्लीकेबल टारगेट लैंडिंग फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर ऑफ 2021 विल बी 12.14 ऑफ द एनबीसी। तो यहाँ पे जो 18% का जो स्लाइस आ रहा है एग्री में, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है हमारा निकल के, कि एग्रीकल्चर की जो स्लाइस है उसमें 12.14% आपको किसको देना पड़ेगा, आप लोग आंसर करिए, किसको देना पड़ेगा, फार्मर्स, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को। हाँ, 12.14% नो, और ये कब के लिए है, 2020 और 21 20 के लिए। और ये जो एवरेज की बात ये आई भी थी हो सकता है कि 12.14, नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने क्या बात करी है, ये हर साल पुराने वाले 3 एवरेज के हिसाब से निकाला था, तो इन्होंने लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकाल के इतना कर दिया। और क्या करा हुआ देखो इसमें, all efforts should be made by the banks to reach the level 13.5% of ANBC। यानी ये जो एग्रीकल्चर लैंडिंग वाला जो मामला है, वो डायरेक्ट लैंडिंग वाला जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग 13.5 पे लाना है। तो मैं इसको अभी समझाता हूं आपको। 18% में से पहले जो था 25% वो इनडायरेक्ट को करते थे। तो इसमें देखिएगा जरा, अगर मैं इसके 4 पार्ट करूं, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, तो वो बोल रहे हैं अगर हम इनको तीनों को ऐड कर लें, यानी वो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो 18% में से 75% 13.5% पर आता है। उससे बिल्कुल भी, उस लेवल पे हमेशा बना के रखना, उससे कम तो जाना ही नहीं है। और ये है डायरेक्ट लैंडिंग, डायरेक्ट लैंडिंग, और ये वाली आपकी इनडायरेक्ट लैंडिंग हो सकती है। यानी आप किसी बड़े बड़े कोऑपरेटिव जो अपनी वो फर्टिलाइजर कंपनी वगैरह वगैरह को आप दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीआईबी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जेआईबी वालों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्लाइड आ रही है, इसको आप समझ लीजिएगा। ये है रिगार्डिंग एएनबीसी, ये है रिगार्डिंग एएनबीसी, यानी कि एएनबीसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो एएनबीसी का कॉन्सेप्ट है वो यहां हमें पूरा करना है। क्या है एएनबीसी कॉन्सेप्ट? उसने कहा कि सबसे पहले जिसको भी क्रेडिट बोला गया है आरबीआई के 42 सेक्शन में, उसको तो क्रेडिट माना। उस क्रेडिट में से कुछ ऐसे फाइनेंस माइनस कर दिए जिनको हम बिल रीडिस्काउंटिंग कहते हैं। तो अभी सपोज कीजिए अगर आपका 10,000 करोड़ का टोटल था और बिल रीडिस्काउंटिंग आपने 200 करोड़ की करी हुई थी, तो आपका जो बैंक क्रेडिट है
वो 9,800 हो गया। अब इसमें और भी एडजस्टमेंट है, तो इसको हम करने के लिए हम एक और स्लाइड का यूज करते हैं और उसको हम बताएंगे ANBC। इसको ध्यान से सुनिएगा, ANBC। तो ANBC में सबसे पहले बोला होगा भैया आपका जो एज पर बैंक क्रेडिट है टोटल उठा लो, जो सेक्शन RBI के सेक्शन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है बैंक क्रेडिट, उसमें से माइनस कर दीजिए रीडिस्काउंटिंग। अभी मैं तो समझाता हूं इसको क्या है बाय RBI। तो रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल RBI करता है, सेकंड आइटम को माइनस कर लीजिए तो एक आपकी फिगर आ गई। अब रीडिस्काउंटिंग समझ लीजिए क्या है। देखिए ये बैंक है, बैंक ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिया और उसको क्या करा लिया, डिस्काउंट करके कस्टमर को क्या देता है, क्रेडिट करता है। और बैंक अगर ये कस्टमर को क्रेडिट करा तो बैंक की उसमें क्या है, ये एक एडवांस कहलाता है। क्या कहलाता है बैंक की बुक में, एडवांस। और सपोज कीजिए 10,000 का था। अब बैंक ने क्या करा, इस बिल को RBI के पास भेज दिया और RBI से 10,000 रुपए ले लिए। ठीक है, तो कोई डिस्काउंटिंग जब रीडिस्काउंटिंग होती है RBI के साथ, तो वो ये कह रहा है जो 10,000 रुपीज आपने अपने बैंक क्रेडिट के फॉर्म में लिए थे उसको मत लीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी ओवरऑल आपका अगर 1 लाख करोड़ का एडवांस है, वह 1 लाख का है, तो उसमें से ये 10,000 माइनस कर दो। ये बात समझ में आई किसी के? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। मतलब इसमें यह है कि पहले बैंक का फंड इन्वॉल्व था, तो यहां तो इन्वॉल्व हो गया बैंक का फंड, क्योंकि बैंक ने कस्टमर को यहां पैसा दे दिया। लेकिन जैसे ही वो बिल को उसने RBI से रीडिस्काउंट कराया तो ये पैसा बैंक को वापस मिल गया एक तरह से। तो कहता है उसको लोन मत मानो। हालांकि बैंक ने अपनी किताबों में दिखा रखा कि मुझे 10,000 रुपये उससे पार्टी से लेने हैं। जैसे ही पार्टी उसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज से आएगा तो वो RBI को दे देगी पैसा। तो वो कहता है इस वाले आइटम को हटा दो। तो यहाँ पे क्या है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल RBI जो होता है वो अमाउंट आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट उसके देखते हैं क्या जो है। अब इसने बोला आपने कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग रखे हुए हैं जो आपने इन आइटम्स को, सुन लीजिए कौन कौन से, कुछ अमाउंट आपने डिपॉजिट रखा हुआ, किनके पास रखा हुआ कुछ अमाउंट डिपॉजिट आपने, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के अलावा कुछ सिडबी, NHB, IDBI। तो जो भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट आपका RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, JIB वालों के लिए सॉलिड मार्क्स है इसमें, या आपने जो RIDF कहाँ होता है, नाबार्ड में होता है। ऐसे ही आपका कोई फंड NHB में, नेशनल हाउसिंग बोर्ड में, सिडबी में, मुद्रा लिमिटेड में। और ये क्यों, जो पेनल्टी की बात होती, इन ल्यू ऑफ नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर था। अगर आपने कोई परसेंटेज कम किया है, जैसे आपने सिडबी के लिए मान लिया, माइक्रो के लिए बोला था हमने, कितना बोला था 7.5, तो आपने किया कितना 5% किया, तो 2.5% जो बनेगा आपका अमाउंट वो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर का 18 था, आपने 16 किया, तो 2% का आप वो जो अपना मनी है वो उठा करके कहाँ दे देंगे, RIDF में। तो जो भी टारगेट आपको, सब टारगेट आपको पूरे करने थे वो नहीं करे, तो अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट किया है तो उस वाले अमाउंट को भी कंसीडर करना है। अब कंसीडर करने की जब बात आती है तो आपके नीचे स्क्रीन पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3+4, जो पीछे अभी फिगर आई थी उसमें इसको ऐड कर लीजिए कि अगर आप खुद टारगेट पूरे नहीं कर रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं
तो ये मानिए कि आपने लोन तो दिया और उसके अगेंस्ट में परसेंटेज करनी पड़ेगी। इसको हम पीपीटी में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं वर्किंग। सपोज कीजिए आपको 10,000 करोड़ एग्रीकल्चर करना था, आपने किया 8,000 करोड़, तो 2,000 करोड़ आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो आप ये ना सोचिए कि ये जो डिपॉजिट कर देंगे उसके अगेंस्ट आपको फर्दर टारगेट पूरे नहीं करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा अगर आपने प्रायोरिटी सेक्टर कम करने की वजह से यहां जमा किया है तो आपको इस अमाउंट का भी करना पड़ेगा। तो आप यहां पे प्लस करेंगे 4th नंबर आइटम, दैट इज RIDF, NHB। RIDF का मतलब नाबार्ड वाली, NHB का, सिडबी का या मुद्रा का, कोई भी टारगेट आपने पूरा नहीं किया हुआ है तो उस अमाउंट को आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट को अपने इस बैंक क्रेडिट में ऐड कर लीजिएगा। अब जो हमने यहाँ डेफिनेशन बताई थी तो इसमें एक चीज और क्लियर आप कर लीजिए कि ये जो ANB का जो हमारा बनता है जैसे नेट बैंक क्रेडिट का जो फिगर बनता है, इसीलिए मैंने वहां पे बनाया नहीं था ये फिगर। इस फिगर में कुछ चीजें माइनस और कुछ चीजें प्लस भी हो सकती हैं जो एग्जैक्टली आपके एडवांसेस के फॉर्म में नहीं है। तो कभी वो आपका माइनस कभी वो प्लस होके तब बनता है एडजस्टेड, यानी बैंक क्रेडिट को एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ फिगर लाएंगे कुछ फिगर हटाएंगे फिर जो फिगर बनेगी। जैसे इस बैंक की बात करें, इसने 10,000 का अगर इसका NBC है तो इसका हो सकता है कि 12,000 बन जाए और हो सकता है इसका कि 9,000 बन जाए, कुछ भी बन सकता है। तो अगर आपकी माइनस करने वाली एंट्रियां ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा और नहीं तो प्लस। तो जो माइनस करने वाली एंट्री है उसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। अगला आइटम क्या है, एलिजिबल अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस ऑन इश्यूएंस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। अब ऐसा भी हो सकता है आपने लोन तो नहीं किया, लेकिन क्या करा आपने, फंडिंग कर रखी है कहीं पे। और फंडिंग कहां कर रखी है, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, इंफ्रा के लिए है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। वो अमाउंट आपने लोन नहीं दिया, आपने क्या कर रखा, कहीं पे किसी और को फंडिंग कर रखी है ऐसे लोगों को बॉन्ड के फॉर्म में। तो आप ये मान लीजिए कि उस वाले में ये चीजें माइनस होंगी, आप उस वाले में क्या हो जाएगी, माइनस होंगी। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ रिबेट दी गई है, जैसे बिल डिस्काउंटिंग में रिबेट दी गई है ऐसे ही इसमें भी रिबेट दी गई। अगर आपने पहले से वहां पैसा लगा दिया तो आपको उसके अगेंस्ट में कोई भी टारगेट पूरा करना नहीं है। मैं आपको यहां से भी समझाता हूं, थोड़ा देर देखिएगा जरा। जब हम इस फिगर में आ रहे थे, यहां हमने बोला था कि बैंक क्या करता है, एडवांसेस के अलावा इन्वेस्टमेंट भी करता है। और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट जो होगा हमको एडवांसेस के अगेंस्ट करना है। लेकिन अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कहाँ का रखा है, इंफ्रा में प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग में कर रखा है, तो ये दोनों वाले फिगर को आप इस एडवांसेस से माइनस कर लीजिए अपना प्रायोरिटी जो सेक्टर है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक तो हो गया एलिजिबल जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा वो, और दूसरा है एडवांस एक्सटेंडेड टू इंडिया अगेंस्ट। तो जो भी आपने एडवांसेस FCNR वगैरह पे कर, भी हमने लास्ट यूनिट पढ़ी थी फॉरेन करेंसी वाली, तो फॉरेन करेंसी में क्या था कि जो लोग FCNR का डिपॉजिट करते हैं वो लोग अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट भी एडवांस लेते हैं। जैसे इसको एग्जांपल को सुनिएगा, किसी ने $5,000 की FCNR बनाई और आपसे लोन ले लिया, तो लोन लेंगे तो आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसके अगेंस्ट आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 40%।
तो आरबीआई ने सोचा कि अगर हम इससे जबरदस्ती करके इसके अगेंस्ट भी 40% का प्रायोरिटी सेक्टर पूरा करवाएंगे तो ये इस काम को करना बंद कर देगा बैंक, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में दिया हुआ, और उससे क्या है, फॉरेन करेंसी की फैसिलिटी कम हो जाएंगी, बाहर से पैसा आना कम हो जाएगा। तो उसको भी उसने कहा है कि इसको भी माइनस कर दीजिए। ये जो है, ये जो 3 आइटम है, ये माइनस वाले आइटम है, ये 3 आइटम। और आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ पब्लिक सेक्टर बैंक ने इन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ने कहा मुझे 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए और उसके बॉन्ड निकाल दिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, तो एक बैंक आया, उसने फटाफट जो है 50,000 करोड़ के ले लिए। 50,000 करोड़ के अगर बॉन्ड लेता है, वो भी कह रहा है अपने वहां से माइनस कर लो। फिर नेक्स्ट आइटम क्या आता है, इसके अलावा अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये मानता है कि आपने एडवांस करने से बचे हैं आप। अदर इन्वेस्टमेंट एलिजिबल टू बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर, यानी ये जो RIDF वाला है, एक तो आपने क्या किया कि प्रायोरिटी सेक्टर्स नहीं कर पाए तो किया, दूसरा क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर नहीं करना चाहते और कहीं और प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको कह रहा जोड़ लो, इस 8 वाले आइटम कह रहा ऐड कर लो। एक आइटम है कि अगर आपने सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और सिक्योरिटी का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कहाँ के लिए किया हुआ है, हेल टिल मैच्योरिटी कैटेगरी का किया हुआ है, हेल टिल मैच्योरिटी में किया हुआ है। तो ऐसी जो सिक्योरिटी आपने एडवांस कर रखी है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस सिक्योरिटी को भी क्या कर रहा है, माइनस करो कह रहा है, कि उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो आपका एडवांसेस है। ठीक, और काहे के लिए, अंडर TLTRO, तो इसका भी टर्म मैं बता रहा हूँ, टर्म लैंडिंग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ऐसे करके कुछ नाम है। ऐसे ही यहाँ पे SLF MF करके नाम है। ठीक है, तो इस स्कीम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का आपको बेनिफिट दे रहा है, उसको कह रहा है माइनस कर लो। और इसके अलावा कोई आपने बॉन्ड में, डिबेंचर में किया हुआ जो नॉन SLR सिक्योरिटी कैटेगरी की है, STM कैटेगरी की, तो उस STM का मतलब हेल टिल मैच्योरिटी, यानी आप मैच्योरिटी तक रखेंगे ही रखेंगे। एक होता है AFS, अवेलेबल फॉर सेल, एक होता है HTM कि आपको पूरी मैच्योरिटी तक वेट करना है, यानी आपने इतना पैसा क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रायोरिटी सेक्टर करना है। ठीक, तो ये तो है अदर देन US अर्बन कोऑपरेटिव के लिए। और जो अर्बन कोऑपरेटिव में है उसमें कुछ आइटम देखो हट गए हैं। कौन कौन सा हटा है, ये 5 नंबर हटा है, और कौन सा हटा है, 7 और 8 हटा हुआ है। क्यों, क्योंकि इन आइटम्स में इनको काम नहीं करते हैं। उसकी जगह क्या ऐड हो गया है, 11th में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर 30 अगस्त परमिटेड बाय नॉन SLR बॉन्ड STM कैटेगरी। तो अर्बन कोऑपरेटिव के लिए STM कैटेगरी अलग रखी है ये। ठीक, तो आज का जो यूनिट है हमारा, उसमें बेसिक्स प्रायोरिटी सेक्टर, और प्रायोरिटी सेक्टर के बेसिक्स के बाद जो ANBC का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया हुआ है। ANBC को CIB वाले बहुत ढंग से कर लीजिए, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है उनसे। ANBC प्लस जो प्रायोरिटी सेक्टर के न्यूमेरिकल की केस स्टडी 1-2 बार आ चुकी है 5 मार्क्स की, तो आपको परसेंटेज मालूम होंगी तो ही आप परसेंटेज निकाल पाएंगे ना। ठीक, और JIB वाले अभी इसका जो आगे के सेगमेंट भी अभी है, अगली लेक्चर में पूरा होगा वो, उसको लेक्चर के बाद ही आपका ये कंप्लीट चैप्टर प्रायोरिटी सेक्टर का होगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट अभी? हेलो, हाँ बोलिए। प्राइवेट सेक्टर, हेलो सर, नहीं बता था तो उसको कौन डिसाइड करता है? हाँ हाँ सर, डिसाइड कौन करता है सर? RBI। ओके सर।
जब सर, हमने एक लेक्चर सुन के तो बताया था, क्वेश्चन गवर्नमेंट सर ऑफ इंडिया की मैंने जितनी प्लानिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई डिसाइड करता है। हेलो, हाँ टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 40% है, उसमें से 80% एग्रीकल्चर है, हाँ ठीक है। तो उसमें से 8% आप एग्रीकल्चर बता रहे हो, बाकी का 10 वीकर सेक्शन बता रहे हो। तो वीकर नहीं नहीं, सेक्शन वो ना जो बता रहे हो 8% आप बता रहे हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। मैं क्लियर करता हूँ, स्क्रीन पे आइए जरा। ये जो हमारा एग्रीकल्चर वाला है, कहाँ स्लाइड है, ये है। तो इसमें जो है, अगर आपको एग्रीकल्चर 18% करना है पूरा, तो इस 18% में आपको 8% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए करना पड़ेगा, बाकी 10% आप अदर फार्मर के लिए करेंगे। यानी छोटे फार्मर के लिए 8% जरूर करना है आपको। ओके, और ये तो जो 10% 8% वाला है, ये चेंज हो जाएगा 2024 में, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यानी ये कंपलसरी है। यस यस सर, यस सर। ठीक है। सर हाँ ये 12.14 सर, ये इसी ऐसा है ना, स्क्रीन में है मैं बताता हूँ आपको। 12.14%। ये जो 12.14% है वो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को जरूर होना है। आउट ऑफ दिस 18% इसमें नॉन कॉर्पोरेट फार्मर इतने जरूर होने हैं, प्लस अदर कॉर्पोरेट फार्मर को लोन दे करके आप पूरा 18% कंप्लीट कर लेंगे। अभी अलाउड है इतना। ये टोटल मिला के आपको कॉर्पोरेट फार्मर और नॉन कॉर्पोरेट फार्मर का मिला करके 18% करना है, जिसमें से नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को 12.14 जरूर करना है। ठीक है। और इसको 13.5 पर लाया जा रहा है। एक डाउट सर, ये 18% में से 10% आपने अदर्स बोले, अदर्स में एग्रीकल्चर ही है ना? हाँ ये पूरा एग्रीकल्चर है। ये जो स्लाइड का नाम क्या लिखा देखिए हमने, हाँ एग्री। ये एग्री के बारे में बात हो रही है। और भी मैं आपका डाउट दूर करता हूँ, रुको। इस वाले से हम कर सकते हैं दूर, ऐसे करते हैं। देखो ये पूरा आपको करना है 40, ठीक है। इसमें से 18 आपको करना है एग्री, 7.5 करना है माइक्रो। तो अब अगर आप देखिएगा 18 प्लस 7.5 25.5 तो हो गया ये। रिमेनिंग आप अदर्स से पूरा कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल कितना करना है आपने, 40। अब इस 18 में से, ये जो 18 है, इस 18 में से आपको 8% करना है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, 10% आप अदर कर लीजिए। तो ये जो मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये टारगेट है आपके एग्रीकल्चर के, ये पूरे। आउट ऑफ दिस 18, 8% आपको स्मॉल मार्जिनल करना है, 10 अदर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक, ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलिए एंड करते हैं क्लास का।